दोस्तों नमस्कार। मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज़ में आपका स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री में आज 37वीं क्लास है। आज की क्लास में हम अमेरिका में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे गदर पार्टी के बारे में और हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं कामागाटा-मारू प्रकरण यानी कामागाटू केस जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। साथ में तोसा-मारू केस भी पढ़ेंगे। कल की क्लास में हमने जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस में हुई क्रांतिकारी गतिविधियों को पढ़ा था। हमने पढ़ा था भारत के प्रथम राष्ट्रीय तिरंगे के बारे में और पढ़ा था अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार के गठन को लेकर। यदि आपने क्लास नहीं की है तो वीडियो के राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ आई बटन दिया है जहां पर वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां जाकर आप इस क्लास को कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारतीय स्वतंत्रता लीग के बारे में, जिसकी स्थापना 1907 में कैलिफोर्निया में की गई। संस्थापक थे द्वारकानाथ दास। इनका कार्य क्या था, इस संस्था का कार्य क्या था? अमेरिका में जो भी भारतवासी रह रहे थे उनमें क्रांतिकारी विचारधारा का प्रचार प्रसार करना इनका उद्देश्य था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए द्वारकानाथ दास ने अमेरिका में ही एक पत्र प्रकाशित किया जिसका नाम था स्वतंत्र हिंदुस्तान। इसके उपरांत इन्होंने यहाँ पर कई क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया। तो आपको याद रखना द्वारकानाथ दास का पत्र स्वतंत्र हिंदुस्तान, ठीक है, परीक्षा में पूछा जाता है ये पत्र। अब बात करते हैं गदर पार्टी आंदोलन की। गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को होती है सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। ये स्थान बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। इसके संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। उपाध्यक्ष सोहन सिंह भाकना थे। प्रचार सचिव लाला हरदयाल सिंह ही थे, याद रखिएगा। लाला हरदयाल पंजाब के प्रमुख क्रांतिकारी थे। पंजाब में चूंकि अंग्रेजों का उत्पीड़न बढ़ गया था, इसी कारण ये पंजाब से अमेरिका चले गए थे और वहाँ पर निर्वासित जीवन बिता रहे थे। 1911 में कैलिफोर्निया पहुँचते हैं और थोड़े दिन तक ही ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अध्यापन का कार्य करते हैं। उसके बाद राजनीतिक गतिविधियों में शरीक हो जाते हैं। इन्होंने सोहन सिंह भाकना के सुझाव पर गदर दल की स्थापना की थी 1913 में सैन फ्रांसिस्को में। इस कार्य में रामचंद्र, बरकतुल्ला, रासबिहारी बोस आदि ने मदद की थी। अन्य सदस्यों में मैडम भीकाजी कामा, राजा महेंद्र प्रताप आते हैं, वही राजा महेंद्र प्रताप जिन्होंने अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था, और अब्दुल रहमान जैसे नेता गदर पार्टी के सदस्य होते हैं। गदर पार्टी ने मई 1913 में पोर्टलैंड में हिंदी एसोसिएशन का गठन किया था, याद रखिएगा। सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम नाम से अपना मुख्यालय भी खोला था, ठीक है। और इस के बाद इन्होंने सैन फ्रांसिस्को में एक प्रेस भी स्थापित किया था जिसका नाम था युगांतर प्रेस। यहाँ से एक साप्ताहिक पत्रिका शुरू की थी गदर, जिसका प्रथम अंक उर्दू में था और 9 दिसंबर के बाद से यह गुरमुखी में छपने लगी थी। तो याद रखिएगा गदर पत्र किसने निकाला था? गदर पार्टी ने। इसका प्रथम अंक उर्दू भाषा में छपा था। इस पत्रिका के संपादक याद रखिएगा रामचंद्र पेशावरी थे। बाद में ये पत्रिका साप्ताहिक से मासिक हो गई थी और कई भाषाओं में निकलने लगी थी। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, मराठी, पंजाबी, गुजराती, इन्हीं भाषाओं में निकलने लगी थी। ये भाषाएं पूछी जाती हैं, मेंशन की जाती हैं, याद रखिएगा। इन्होंने अपने प्रथम अंक में ही निकाला था कि हमारा नाम गदर या विद्रोह है और यह विद्रोह भारत में होगा। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है और इस कारण लाला हरदयाल और अन्य सहयोगी जर्मनी चले जाते हैं। उसके बाद गदर पार्टी का सारा कार्यभार गदर पत्रिका के संपादक रामचंद्र पेशावरी संभालने लगते हैं। इस दल को बाद में ब्रिटेन में असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है और गदर आंदोलन समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हिंद एसोसिएशन की। ये परीक्षा में वैसे पूछा नहीं गया लेकिन फिर भी मैंने मेंशन कर दिया, शायद कभी पूछा जाए। 1913 में पोर्टलैंड में अमेरिका में इसकी स्थापना होती। संस्थापक होते हैं लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और हरिनाम सिंह चुंडीलाल। बस इतना ही याद रखिएगा। अब बात करते हैं कामागाटा-मारू प्रकरण की, जो 1914 में होता है। पंजाब के एक सिख क्रांतिकारी बाबा गुरुदत्त ने मार्च 1914 में सिंगापुर के एक जर्मन शिपिंग एजेंट मिस्टर बून के जरिए वैंकूवर कनाडा जाने के लिए जलपोत किराए पर लिया, ठीक है। इसी जलयान का नाम कामागाटा-मारू था और इसी संबंधित केस को कामागाटा-मारू केस कहा जाता है।
गुरुदत्त उस समय सिंगापुर में रहते थे। सिंगापुर के 150 अन्य सदस्य सिख सदस्य थे, कनाडा जाना चाहते थे रोजगार तलाश के लिए। अतः गुरुदत्त ने निश्चय किया कि 150 सिख और अन्य लोगों को लेकर वे रोजगार के लिए कनाडा जाएंगे, वहीं से अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को भी संचालित करेंगे। इस योजना के द्वारा उन्होंने कामागाटो मारू जहाज किराए पर लिया और 4 अप्रैल 1914 को 351 सिख और 25 मुस्लिम व्यक्तियों के साथ कनाडा की ओर चल चुके। रास्ते में 2 भारतीय क्रांतिकारी बरकतुल्लाह और भगवान दास ने जहाज में एक ब्रिटिश सत्ता विरोधी जोशीला भाषण दिया, याद रखिएगा, ठीक है। और इन्होंने व्यक्तियों को, जो जहाज में व्यक्ति सवार थे, उनको ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भड़काया। कनाडा सरकार ने इस प्रकरण के पहले एक आप्रवासी कानून बनाया था, जिसमें भारतीयों का कनाडा में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया था। केवल वही व्यक्ति कनाडा में प्रवेश कर सकते थे जो भारत से सीधे कनाडा आए हों, ठीक है। लेकिन ये लोग कहाँ से जा रहे थे? ये लोग तो सिंगापुर से कनाडा जा रहे थे, इसीलिए इनके लिए दिक्कत थी। 1913 में कनाडा की सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे 35 व्यक्तियों को देश में प्रवेश की इजाज़त दे दी जो लगातार यात्रा करके नहीं आए थे। इस फैसले से उत्साहित होकर गुरुदत्त 1914 में कामागाटा मारू जहाज के यात्रियों सहित कनाडा के वैंकूवर नामक स्थान पर पहुंचे, परंतु कनाडा सरकार ने बंदरगाह पर उतरने की इजाज़त नहीं दी। जहाज दूर ही रोक दिया गया। इसी बीच कनाडा सरकार ने अपने आप्रवासी कानून की गलतियों को ठीक कर लिया, जिसके चलते 35 भारतीय कनाडा में प्रवेश पा गए। अतः अब जहाज के यात्रियों ने अपने अधिकारों के लड़ने के लिए हुसैन रहीम और सोहन लाल पाठक बलवंत सिंह के नेतृत्व में शोर कमेटी गठित की, याद रखिएगा, ठीक है। किस किस के नेतृत्व में शोर कमेटी गठित हुई? शोर मतलब होता है तट, तो तटीय कमेटी गठित की गई थी हुसैन रहीम, सोहन लाल पाठक और बलवंत सिंह के नेतृत्व में। हालांकि नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पूरा प्रकरण इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे। अमेरिका में भी भगवान सिंह, रामचंद्र बरकतुल्लाह, सोहन सिंह के नेतृत्व में यात्रियों के समर्थन में जोरदार आंदोलन चलाया गया। भारत में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की धमकी दी गई, परंतु कनाडा सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए इस जहाज को देश की सीमा से बाहर कर दिया। जहाज वापस पुनः चल पड़ा। जापान पहुंचने से पहले ही क्या होता है, उस समय प्रथम विश्व युद्ध छिड़ जाता है। अतः ब्रिटिश हुकूमत ने आदेश दिया कि जहाज बिना किसी यात्री को उतारे सीधे भारत लाया जाए। यह जहाज जिस बंदरगाह से होकर गुजरा, वहाँ के भारतीयों के मन में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्से की आग लग गई। जहाज कलकत्ता से बजबज बंदरगाह पहुँचता है, ठीक है। और जब यहाँ पे जहाज पहुँचता और देखता है कि यहाँ तो पहले से ही पुलिस तैनात है, तो ये देखकर यात्री परेशान हो जाते हैं, गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाते हैं और वो सेना से भिड़ जाते हैं। इस संघर्ष में लगभग 18 यात्री मारे जाते हैं और जो बच जाते हैं उनमें से 202 को जेल भेज दिया जाता है। कुछ भाग निकलते हैं। इस आंदोलन में शामिल थे करतार सिंह सराभा, जिनको गदर षड्यंत्र में शामिल होने के कारण फांसी दे दी गई। तो यही है कामागाटो मारू केस, जो काफ़ी प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। इसी तरह का एक और केस है, इसे बोलते हैं तोशामारू प्रकरण या तोशामारू केस, जो 1914 में हुआ था। कामागाटा मारू प्रकरण भी 1914 में ही हुआ था। इसके बारे में जान लेते हैं, क्या है तोशामारू प्रकरण। भारत में क्रांतिकारी घटनाओं के बढ़ जाने के कारण विदेश में जो भारतीय रह रहे थे, वो भारत में आने के लिए अब लालायत थे। वे भी भारत को आज़ाद कराने के स्वप्न देखने लगे थे। इस दौरान लगभग 8000 प्रवासी स्वदेश लौट आए थे। अतः गदर पार्टी के कुछ सदस्य भी प्रथम विश्व युद्ध छिड़ जाने के बाद से भारत आना चाहते थे, तो उन्होंने तोशामारू जहाज को चुना स्वदेश लौटने के लिए। रास्ते में सिंगापुर में तोशामारू जहाज रुकता है। यहाँ पर गदर पार्टी के क्रांतिकारी भाई परमानंद ने सिंगापुर में भारतीय जवानों को संबोधित करते हुए देश हित में क्रांति करने के लिए उकसाया। इस भाषण से उत्साहित जवान ने डुंडे खां जमादार चिश्ती के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। इसे ही सिंगापुर क्रांति कहा जाता है,
ठीक है, तो सिंगापुर क्रांति भी परीक्षा में पूछी जाती है, याद रखिएगा। किसके नेतृत्व में किया था इन्होंने विद्रोह? ढूंढे खां और जमादार चिश्ती के विद्रोह के नेतृत्व में। भारतीय सैनिकों ने सिंगापुर में कई स्थानों पर कब्जा करके तिरंगा फहरा दिया, परंतु बाद में अंग्रेजी शासन ने इस विद्रोह को कुचल दिया था। लेकिन ये दोहरी मार थी अंग्रेजों के लिए भी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध भी चल रहा था, तो वो लगातार प्रथम विश्व युद्ध भी लड़ रहे थे, और यहाँ पर जो भारतीय क्रांतिकारी थे वो भारतीय स्वतंत्रता के लिए, भारत के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये है आज की क्लास के इंपॉर्टेंट फैक्ट। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।